नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं रीवा जिले की एक ऐसी हस्ती से जिसने अपने आत्मबल के कारण संघर्ष करते हुए शिक्षा जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे बीच हैं वरिष्ठ शिक्षाविद, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर श्रीयुत श्रीनिवास मिश्र जी, जिनका मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। नमस्कार आपको डॉक्टर साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यादों का दरवाजा खोलेंगे और आपको ले चलते हैं आपके अतीत की ओर, जहां एक किशोर निवास शिक्षा की ऊंची उड़ान भरने के लिए सपने सजोए बैठा हो। आप अपने स्कूल की शिक्षा, अपने परिवार व अपने गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसा परिवार जो कई पीढ़ियों से लगातार दर्द के थपेड़े सहता रहा सर, और एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरा चौथा करते हुए और सन्यासी की तरह जीवन बिताता रहा। सन्यासी की तरह पूजा पाठ, भगवान की कृपा और ये सब पर करता रहा। उस घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पूर्वज 7, 8, 10 पीढ़ियों से एक करके चलते रहे। आध्यात्मिकता के कारण हम लोगों का जन्म हुआ। साथ मेरे बाबा के जो लगता था कि वंश वृक्ष नहीं चलेगा, उसमें कामतानाथ की पूजा के कारण हम लोग 5 भाई हुए। बहुत वो कहानी और अच्छा परिवार हुआ। आज देश भर में कई जगहों पर है, अच्छा लगता है। अब छोटा सा बच्चा स्कूल जाने का, मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा हुआ करता था सर। और आश्चर्य लगेगा आपको मुझे कहते हुए, लेकिन निश्चित बताना चाहिए, मेरी माँ ने मुझे स्कूल में जाके दूध पिलाया है। एंड आई रिमेंबर, मुझे याद है जब वो मेरे गांव का स्कूल था और गांव के हमारे जो ठाकुर साहब थे, जय हिंद नाम था उनका, अब नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अपने घर में स्कूल चलाते थे। कोई सुविधा नहीं थी। हमने बाल्यावस्था में, इस बच्चे की उम्र का मैंने 8-10 वर्ष की उम्र में, हमने सिर पे ईंटें भी ढोया, भूसी भी थोड़ी सी ले जाके, लेकिन काम करना, बगिया में भी थोड़ा सा काम करना, ये भी करना, और पढ़ते रहे खेल कूद के उस माहौल में। भले गरीबी थी लेकिन बहुत अकड़ती नहीं थी। हाँ, जो 66, 67, 68 का जो अकाल था उसने जरूर झकझोर दिया था। भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। वो दलिया कहीं अच्छी कभी खराब, जैसी भी, और एक करछुली। मैं धन्य कहता हूँ मेरे टीचर्स को जिन्हें मेरी स्कूल की फ़ीस जमा की थी, 6 रुपये, मिडिल स्कूल की। क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी जब मैं 6वीं में एडमिशन दिला के वो चले गए, और अत्यंत गरीबी का समय आया और अकाल पड़ गया। मैं 6 किलोमीटर पैदल जाया करता था स्कूल पढ़ने, और रोड तो तब थी ही नहीं जी। अब तो बन गई है। अभी शासनकाल में 10-15 साल से रोड है। पैदल जाया करता था 6-7 किलोमीटर पढ़ने और लौट के। तब तक मेरे भाई साहब जो वकील हो गए, अच्छा नाम हुआ उनका, उन्हें थोड़ी मदद करनी शुरू कर दी। और फिर उस टाइम पर हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ से 2 साल 0% रिजल्ट था। बराबर एक क्लास 11th बोर्ड था, कोई पास ही नहीं होता था। हमारे उसमें 71 में मुश्किल से 4-6 बच्चे पास हुए। और फिर लोग कहते थे रीवा मत जाओ पढ़ने, कोई पास तो होते नहीं है। सागर विश्वविद्यालय से रीवा विश्वविद्यालय बन रहा था, वो एक ट्रांजिशनल पीरियड था, संक्रांति काल था। साइंस कॉलेज में बीएससी का रिजल्ट 2%, 3%, और कई कक्षाओं में शून्य रहता था। जब मैं पास हो गया सेकेंड डिवीजन बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो लोग कहते थे वो देखो वो लड़का जा रहा है ना, वो वकील साहब का भाई पास हो गया है। ठीक है, कॉलेज का ही हो गया। एमएससी बॉटनी में लोग कहते थे फर्स्ट क्लास होता ही नहीं है। एक बहुत रिनाउंड टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन वो कहते थे, रिसर्च ओरिएंटेड थे, और पीएचडी उनकी नहीं हो पाई थी। प्रोफेसर केसी मेहता के विद्यार्थी थे, प्रोफेसर गिरधर वाजपेयी,
वो कहते थे आई गिव फर्स्ट क्लास विथ 2 बॉडी गार्ड, मैंने 3rd डिवीजन पास करते थे। 8 साल बाद हमारी बैच से 6 लोग फर्स्ट क्लास इसलिए पास हुए थे कि गिरधर वाजपेयी साहब ने जो कुछ पूछा उस सब से सब कुछ बन गया। और उनने मुझसे बहुत कठिन प्रश्न किया था, और डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, उन्होंने पूछा था इस पोर की साइज नाप के बताओ। बन गया, भगवान ने ऐसे किया, कैसे किया था ये। और ही गेव मी हाईएस्ट मार्क्स ऑफ हिज लाइफ। और उसकी ख्याति कुछ मेरी पढ़ाई लिखाई की ऐसी हो गई कि मेरे टीचर मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे दोस्त मुझे फादर ऑफ बॉटनी कहने लगे। आप साइंस के एक स्कॉलर स्टूडेंट थे और आपका रुझान कहीं ना कहीं जेनेटिक या रिसर्च की तरफ था, रिसर्च की तरफ था, काफी था। हाँ बहुत बहुत। फिर आप एक रिसर्चर के रूप में आगे ना आकर के शिक्षा जगत की तरफ मुड़ गए अचानक। नहीं देखिए, मैंने एमएससी पास किया और मुझे बुलाने आ गए। जी एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर SNP वर्मा थे, उन्होंने कहा आप आ जाइए, पढ़ाने में बहुत अच्छा होगा, एग्रीकल्चर कॉलेज में आ जाइए। मैं गया, वो नहीं कर पाए वहाँ मेरा। तो एक कॉलेज में एक PG कॉलेज था, प्राइवेट था, बहुत अच्छा था क्योंकि सरकारी नौकरी तो निकलती नहीं थी। और उसमें मुझसे सीधा यही पूछा गया कि आप हमारे यहाँ क्या पढ़ा देंगे 1 साल। मैंने कहा पढ़ा देंगे। तो मैंने पढ़ाया मऊगंज कॉलेज में। ईश्वरी कृपा कहिए, ये मेरे टीचर्स का आशीर्वाद। जो प्रोफेसर डॉक्टर शिवदयाल सक्सेना थे, प्रोफेसर बीरबल साहनी के पहले स्टूडेंट और वाकई में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक थे, उनको रीवा समझ नहीं पाया, सच कहता हूँ। सबके पितामह थे वो। कुंवर अर्जुन सिंह को पढ़ाया, श्रीनिवास तिवारी को पढ़ाया जो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहे, कौशल प्रसाद मिश्र को पढ़ाया जो मेरे भाई थे, और रामित गुप्त का, तमाम सारे लोगों को, बड़े सीनियर टीचर थे। 1916 में पैदा हुए थे वो, और बहुत अच्छी खोजें थी उनकी, मुझे बहुत मानते थे। उनने मेरी तारीफ कर दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी कॉन्फ्रेंस से। तो प्रोफेसर पंत ने बुला लिया मुझे। मेरा मन रिसर्च में तो था ही, और मैं टीचर हो गया था, तो मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की टीचर फेलोशिप की स्कीम मिल गई। ये सब ऊपर से टपकता हुआ रहा। ये भगवान की कृपा के अलावा कुछ नहीं। कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो मुझे लगता था जैसे पिताजी मेरे भगवान मेरे पिताजी। क्योंकि जो संघर्ष का समय आपने, हाँ, उस संघर्ष के बाद शायद ये संभव नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डॉक्टर साहब मेरा इन अब्सेंसिया सिलेक्शन हुआ उसमें, सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अब बताइए कौन कर सकता था। लेकिन मैंने एक अपने मन में संकल्प लिया, कसम खाई कि मेरे टीचर्स का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। जब मेरे टीचर्स ने मुझे फीस दी, मेरे टीचर्स ने मुझे खाना खिलाया, मेरे टीचर्स ने मुझे आगे बढ़ाया, वो मेरे टीचर जो मेरे घर किताब भिजवा दिया करते थे, तो मैं उनका क्या उद्धार कर सकता हूँ, उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगता था ये कि मेरे टीचर्स का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। मैंने जम के मेहनत की। सुबह 6 बजे से लेकर के मैं टिफिन बना करके और 2 पराठे रख लेता था दोपहर के लिए, और रात में 9 बजे लौटता था लैब से, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना कठिन काम शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रिसर्च जो प्रोफेसर पंत के साथ में मैंने किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। वो अतुलनीय था। मुझे मेरे जीवन का बहुत बहुत अच्छा अवसर था। रिसर्च की बात कभी करेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन ला दिया। क्यों? उसमें एक से एक दिग्गज देश के विदेश के, मैंने बॉटनिस्ट में मैं क्या कह सकता हूँ, प्रोफेसर KR सुरंगे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से DSc थे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के एक से एक डायरेक्टर, बड़े बड़े दिग्गज, दक्षिण भारत के प्रोफेसर TV देशिकाचारी, मैंने साइनोबैक्टीरिया के जाइंट, वो और एक से एक लोग, TS सदाशिवन, प्रोफेसर WG चैलोनर, प्रोफेसर थॉमस मैक्सवेल हैरिस। WG चैलोनर लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और थॉमस मैक्सवेल हैरिस कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे। बाद में वो रीडिंग यूनिवर्सिटी में गए, तो पूरे यूरोप में था
रीडिंग इज नोन फॉर हैरिस। सर, तो आपने एक रिसर्च भी लिखा था हाँ जिसको सर हैरिस ने काफ़ी हाँ, रुचि के साथ मैं बहुत खुश हूँ, वो आपने बहुत अच्छी चीज़ की। जब मैं उन स्पोर्ट्स पर काम करता था जी जी जिनका क्लाइमेट की चेंज के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत पुराने हैं, 250 मिलियन ईयर ओल्ड, और बहुत कम काम हुआ था उस फील्ड में। एक स्लाइड मेरी ऐसी थी जो एकदम मेम्ब्रेन जैसी दिखती थी, और उसमें कुछ दिखता था। उस स्ट्रक्चर को समझने में हम सब लोग डिस्कस करते थे, 25-30 लोग, जो मेरे लैब में बहुत अच्छे स्कॉलर्स थे। वो कई दर्जनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हुए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए, अच्छे साइंटिस्ट हुए, देश विदेश में नाम किया। उस स्लाइड को जब प्रोफेसर हैरिस ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मेरी बात को सपोर्ट कर दिया। जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, सर, वो ऑब्जर्वेशन क्या था? वो एक स्पोर में वाल होती हैं, स्पोर में भित्ति होती हैं, डिफरेंट वाल लेयर्स होती हैं। तो जो अंदर की वाल लेयर होती है उसको नेक्सिन कहते हैं। उस नेक्सिन में एक ऐसे लिखता था, कैनाल की तरह के स्ट्रक्चर दिखते थे हमको। तो कोई कहता था फोल्ड है, कोई कहता था कैनाल है, कोई कहता था ट्यूबर है, आपस में डिस्कशन होता रहता था। तो जब मेरे गुरुजी ने, प्रोफेसर डी पंत, जो उस समय के पेलोबॉटनी के महान धुरंधर विश्व भर के थे, उन्हें कहा देखो प्रोफेसर हैरिस आ रहे हैं। हैरिस उनके भी टीचर थे, प्रोफेसर पंत ने हैरिस के साथ में काम किया था। और ये बड़ी पुरानी बात है, मतलब आप समझ लीजिए कि 1930-32 में प्रोफेसर हैरिस जो है ना, वो बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे जब ये बना था। हैरिस प्रोफेसर साहनी की डेथ के बाद 49 में हैरिस को बुलाया गया था, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के, उनके क्लास फेलो थे कैम्ब्रिज में, तो बड़ा रुतबा भी था, बड़ा अच्छा था। तो वो प्रोफेसर थॉमस मैक्सवेल हैरिस ने मेरी स्लाइड देखी और उसको कहा कि हाँ ये कैनाल है। वो दे अपीयर्स लाइक क्रोमोसोम, बट दे वर नॉट क्रोमोसोम। वो उसके अंदर वो ग्रूव्स जैसे बने थे, कैनाल्स थी, मेम्ब्रेन के कैनाल, और वो मैंने उसको पब्लिश किया, कैनालिकुलाइटिस। तो वो अच्छा, उसके साथ और बहुत सारे थे, वो 23-24 स्पीशीज नहीं। सीड का इवोल्यूशन कैसे होता है, बीज कैसे बनता है, स्पोर से बीज कैसे बना, ये विकास की, इवोल्यूशन की बहुत बड़ी यात्रा है पौधों की। उस पर काम हुआ हमारा, और फिर और भी काम हुआ, फिर DST के प्रोजेक्ट मिले, उसमें काम हुआ। और मुझे नानाजी देशमुख ने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में बुला लिया और वहाँ का फाउंडर डीन बना दिया, चेयरमैन बनाया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया। तो नए विश्वविद्यालय में बनाने का हुआ। और पर्यावरण विषय जो मेरे रुचि का विषय था, उन्हें पर्यावरण में मुझे रख दिया, तो मैंने पर्यावरण विषय बनाना शुरू किया वहाँ। अब कहाँ पेलियोबॉटनी और कहाँ पर्यावरण, दोनों बड़ा वो है, काफी टिपिकल कंडीशन। हाँ, तो मुझे बिल्कुल, मुझे मेहनत तो खूब करनी पड़ी, लेकिन मैंने उसमें काम किया और मेरे बहुत रुचि में आई। साथ ही चित्रकूट में मुझे देश भर के लिटरेचर जो भारतीय संस्कृति के हैं वो देखने को मिले। तो आयुर्वेद के ग्रंथ, योग के, और रामायण, महाभारत, भागवत। तो मैंने बाद में, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वाल्मीकि रामायण में PhD कराई, वाल्मीकि रामायण में पर्यावरण, और उसकी खोज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चित्रकूट में वो पौधे आज भी हैं जो वाल्मीकि रामायण में डिस्क्राइब्ड हैं, और फिर वो पौधों का जो चित्रकूट में पाए जाते हैं उसका आजकल औषधि महत्व क्या है, ये बड़ी भारी चीज़ निकली। उससे मुझे बायोडायवर्सिटी वालों ने पकड़ लिया, तो मध्य प्रदेश के बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने पकड़ लिया, तो बायोडायवर्सिटी में उन्हें प्रोजेक्ट दे दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मुझे प्रोजेक्ट दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया, तो मैं काम करता रहा था। और उन्होंने यदि लाख रुपए दिया तो हमने 10 लाख का काम किया। मेरा तो स्वभाव था दिन रात जुटे रहना, तो मुझे उस काम में बहुत आनंद आया है, चित्रकूट के काम में। और तब जो रिसर्च का जो अल्टीमेट रहा वो भी आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें हैं। पहली तो जो वहाँ खोज हुई थी कि एबनॉर्मल मेगास्पोर मुझे मिला, और उससे लंदन से अप्रिसिएशन आया, जो पेलिनोग्राफी में, उसमें पेलिनोलॉजी में छपा, और उसमें एबनॉर्मल मियोसिस थी। वो मैं सोचता हूँ कि वो आगे चल कर के बहुत काम आएगी।
एबनॉर्मल मियोसिस ऑफ मेगा स्पोर्स, तो वो क्लाइमेट चेंज के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है। वो बड़ा काम करना है अभी, उसमें 2-3 पेपर हमारे छपे अमेरिका में, लेकिन उसका बहुत सारा काम अभी भी करना है। उसका जो सबसे ज़्यादा रिलेशन है वो पौधों के विकास से है, इवोल्यूशन से है, और क्लाइमेट चेंज से है। जो दूसरा मेरा विषय था, बहुत इंटरेस्टिंग, सफ़ेद शेर यहाँ क्यों हुआ रीवा में। फिर जब मैं कहता था सफ़ेद शेर स्पीशीज, बहुत सारे मेरे मित्र कहते थे नहीं ये एल्बिनो है, ये बीमारी है और ये स्पीशीज नहीं है। आज आपको जान करके ये बहुत प्रसन्नता होगी कि पूरे विश्व ने माना है कि सफ़ेद शेर टाइगर की एक नई स्पीशीज है। यदि विंध्य के लोग ये जान ले ठीक से, तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत आसानी से कि गोविंदगढ़ के किले को, जिसमें विश्व का सबसे पहला सफ़ेद शेर रखा गया था ब्रीडिंग के लिए, जी। सक्सेसफुल ब्रीडिंग हुई किले के अंदर, दिस इज द ओनली फोर्ट इन द वर्ल्ड जहां टाइगर ने ब्रीडिंग की। इसको नेशनल नहीं, यूनेस्को की उसमें हेरिटेज में आना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज में आना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज में आना चाहिए। ये हमारी कमजोरी है कि हम इसको परसुएट नहीं कर पाए प्रॉपरली। टाइगर की ब्रीडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने एक बार महाराज पुष्पलाल सिंह से कहा कि महाराज मैं बहुत गदगद होऊंगा और आपको महाराज कुमार आशीर्वाद तब कहूँगा ब्राह्मण के रूप में, मजाक की बात है, जब मैं बा के बच्चे व्हाइट टाइगर कप्स को खिलाऊं, गोदी में खिलाऊं। यहाँ ये हो सकता है। मैं अभी भी कह सकता हूँ आपसे कि जिस दिन दुनिया के लोग देखें कि बाघ का बच्चा छोटा सा चुकुर चुकुर दूध पी रहा है, हैं बघेली माँ का दूध वो फागिन का पी रहा है, और उसको लोग देखें तो उसकी प्रसन्नता का क्या कह सकते हैं। ये मेरे मन की कल्पना है कि ऐसे पर्यावरण में यहाँ संभावना है। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है जो बहुत गजब का है डॉक्टर साहब, बहुत गजब का है। बस उस तरफ में काम करने की जरूरत है। बहुत। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ 1 मिनट में। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित संजीवनी बूटी है, जी उसमें 4 तरह के पौधे हैं। वो एक बूटी नहीं है, वो शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, हेमकर्णी और संधानी है। और मैंने चारों का बनाया, उन पौधों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है जो संजीवनी बूटी हैं, और वो तमाम संस्कृत ग्रंथों और आयुर्वेद ग्रंथों के आधार पर, कोई अपने मन से जबरिया नहीं किया, और वो पौधे हमको मिले। और उसमें सबसे अधिक हमारी मदद किया हमारे ट्राइबल्स ने, हमारे बैगा आदिवासी ने और गौड़ ने। मैं आज भी ठुनू गौड़ और असलू बैगा को अपना गुरु मानता हूँ। वो उल्टा छापते और मैं पीएचडी कराने वाला प्रोफेसर डीन, लेकिन गुरु मेरे वो, क्योंकि वो ऐसे ले आकर के दिखा देते थे। उन्हें मुझे शल्यकर्णी भी दिखाया, विशल्यकर्णी भी दिखाया, तिलिया कंद दिखाया जो कमाल का कैंसर का मिल है। ये तमाम सारी चीज़ें आई अपने जीवन में। अंतिम उसका जो वो हुआ, वो मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए एक प्रोजेक्ट करना पड़ा भोपाल विश्वविद्यालय से, अटल बिहारी से, और वाकई में कठिन था, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट का, कि रोड निकलनी है। तो वो प्रोजेक्ट मैंने किया। सर, अगर बात करें कि आपने शिक्षा जगत में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। जी, बहुत देखा है। अगर हम बात करें तो आपने डाउन टू डस्क की कंडीशन देखी है एजुकेशन की, और वर्तमान की जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पर आप क्या कहें? मैं देखिए बड़ा क्लियर कहूँ, बड़ा ख़राब लगता है कहने में। जी मैं जो भी हूँ अपने टीचर्स के कारण हूँ, लेकिन इस देश में अब टीचर हैं नहीं। एक शिक्षा की व्यवस्था जो हमारी होनी चाहिए वो नहीं है। ये जो पद्धति है इसमें भारतीयता नहीं है। ये चल रही है लगातार। मतलब फिर गुरुकुल की जो कंडीशन थी, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, मैं बताऊं, मेरे जीवन का जो सबसे एक वो कष्ट देने वाला पॉइंट है, मुझे भीतर से मुझे झकझोर देता है, वो ये है कि 81 से जब मैं पीएचडी कर रहा था इलाहाबाद में, और मेरे रिटायरमेंट तक, और आज भी, मैं 2017 में रिटायर हुआ और अब 2021 है,
ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं कि भारत में दुनिया का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय में नहीं है, और मुझे लगता है कि नहीं है। सर, जबकि अपने यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। कमाल की बात है, कमाल की बात है। पूरे दुनिया के लोग नालंदा में पढ़ने आते थे, और अब रीवा के हजारों बच्चे अमेरिका और चीन पढ़ने जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो एक ही कारण है, एक ही कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षा का व्यवसायीकरण। वो कैसे, वो भी बता देता हूँ। जब तक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ रहेगी शिक्षा, तब तक भारत में शिक्षा नहीं बढ़ेगी। शिक्षा को मुक्त कीजिए और गुरुकुल पद्धति पे कीजिए। आप अपने उपयोग के लिए ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन जो पद्धति समाप्त किया है आपने, मैं आपको एक एक चीज, एक एक विषय पर बहुत विस्तार से कह सकता हूं। आप हमको एक चीज बताइए, यह कौन सी पद्धति है जिसने श्रीनिवास रामानुजन जैसे को फेल किया? ये कौन सी पद्धति है जिसने गांधी को 3rd डिवीजन और एपीजे अब्दुल कलाम को फेल किया? ये कौन सी पद्धति है जिसने महादेवी वर्मा की बनाई हुई संस्था को मान्यता नहीं दिया? महादेवी वर्मा की बनाई गई संस्था, उनको महारानी एलिजाबेथ आई थी पुरस्कार देने, और उनकी आंखों में आंसू थे। दीदी मैं धन्य हुई आपको शाल उड़ाकर, ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। ये लेडी एलिजाबेथ ने कहा था, महारानी। वो महादेवी वर्मा को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने श्रीनिवास रामानुजन को रिकॉग्नाइज किया। क्या मैट्रिक फेल? ये आप उनका सारा विषय देखिए, साहित्य रत्न हो, चाहे वैद्य विशारद हो, और चाहे तमाम सारा आप खोल दीजिए पढ़ने के लिए। भ्रष्टाचार तो अपने हर कदम पर है। भ्रष्टाचार की शाखाएं डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो गई, और उसमें शिक्षा विभाग भी पिस गया है। तो आपको ईमानदारी की तरफ ही चलना पड़ेगा। गुरुकुल पद्धति यदि भारत की ले आ दें, तो मैं आपको बताऊं कि फिर से भारद्वाज और महर्षि कणाद और चाणक्य पैदा हो जाएंगे यहाँ। और अभी भी टीचर हैं, आप 60 साल में या 65 साल में रिटायर कर देते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो 70 साल का हो गया, और मुझे लगता है कि अभी मैं 4 घंटे 6 घंटे रोज पढ़ा सकता हूँ, और पढ़ाने का ही मांग रहा हूँ। आप मुझे एक अच्छी खासी लंबी पेंशन दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत गदगद हूँ। मुझे 1,05,000 रुपये पेंशन बनती है, छोटी चीज़ है। इस देश का मैं कितना शुक्रगुजार हूँ, हैं? हमको लगता है कि हम वो गीत कह दें कि तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश मेरे, मैं तुझे कुछ और भी दूँ। इस देश में हजारों चीज़ें ऐसी हैं जो एक सिंगल पुस्तक पर, एक पुस्तक पर पूरी डिग्री मिल सकती है। सर, आपने केशव विश्वविद्यालय विद्यापीठ की स्थापना की जी, इसका उद्देश्य क्या है? केशव विश्वविद्यापीठ फाउंडेशन is born to develop the number 1 university of the world in India. विश्व में, भारत में विश्व का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय हो, उसके क्या तरीके हैं? तो पहला तो सब दुनिया से प्रश्न है, और प्रश्न के साथ मेरे विचार हैं। सर, अगर हम बात करें तो आपने रोजगारोन्मुखी शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। जी बिल्कुल। बुभुक्षिताम किम न करोति पुंसाम, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन अनिवार्य मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य अनिवार्य मिलना ही मिलना चाहिए। अब उसका प्रबंधन कैसे हो? कि सबसे पहले जब तक विद्यार्थी स्कूलिंग में है तभी उसको स्वावलंबी कर दो। स्वावलंबी कर देना, पढ़ाई से रोकना नहीं है। उसके हाथ में 200-400 रुपये खेलने का कुछ तो हो जाए, पेंसिल का आ जाए, पेन का आ जाए, किताब कापी का आ जाए, जो करना चाहता है बोले। डॉक्टर को MBBS में एडमिशन लेना है, मनुष्य के बारे में पढ़ना है, 50 पेज केचुआ पढ़ के आएगा और उसमें 4 प्रश्न आएंगे। 100 पेज मेढक के बारे में पढ़ेगा, 300 पेज काकरोच के बारे में पढ़ेगा, बिच्छू के बारे में पढ़ेगा, आदमी के बारे में टच नहीं करेगा पहले। ऐसा क्यों? इट्स नॉट गुड। आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी परीक्षा ले लीजिए। हार्ट के बारे में आप कठिन से कठिन प्रैक्टिकल परीक्षा लीजिए ना,
लेकिन उसको छोड़ दीजिए कि तुम कहाँ से पढ़ के आओ, कैसे नहीं, इसी क्लास में इतने बजे इतने पीरियड 10:15 पर तुम्हारा पीरियड होगा और 11 बजे छूट जाएगा और ये आएंगे पढ़ाएंगे तब पास हो गए। दिस इज फुलिशनेस, दिस इज नॉट गुड। मैं इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे पीरियड में विद्यार्थी चार पीरियड रहना चाहता है, मैं 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की पीरियड लेता था। मेरे टीचर के बारे में ये था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और कैम्ब्रिज से लिख के आया, योर पेपर्स आर गाइड फॉर अस फॉर टीचिंग एंड रिसर्च बोथ। और वो पीरियड लेते थे 4-4 5-5 घंटे की। मैटर समझ में आ गया, किसी को 40 मिनट पढ़ाना है, किसी को 4 घंटे पढ़ाना है, किसी को दिन भर पढ़ाना है, और किसी का दर्शन मात्र से पढ़ाई हो जाती है। बोलना ही नहीं है, वो देख लेगा, वो पढ़ लेगा। हमको हैरिस ने पढ़ाया नहीं, हैरिस का एक लेक्चर मैंने सुना है, लेकिन हैरिस बिकम माई टीचर, ग्रेट टीचर। मुझे ठुनू गौड़ ने पढ़ाया नहीं है, वो तो बेचारा स्वयं लिटरेट था, तो मेरा गुरु कैसे हो गया? क्योंकि उसके काम ने मुझे बना दिया, मेरी श्रद्धा हो गई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यह जो संस्कृत विकसित हुई है, ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यह प्रकृति के साथ पूरे तादाम्य के साथ विकसित हुई है। सर, जो हमारे दर्शक आपके छात्र भी इनमें से होंगे और आपके चाहने वाले भी होंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, मैं जो कुछ बना हूँ वो अपने छात्रों के कारण बना हूँ और अपने टीचरों के कारण बना हूँ, और मेरे जितने मित्र हैं उन्हें तो बहुत आशीर्वाद दिया। जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं उनसे अपनी गलतियों के लिए तो क्षमा मांगता हूँ, लेकिन उनसे कहता हूँ एक काम, हमारे आपके पूर्वज सब एक रहे हैं, और ये भारत देश, इसके अर्थ तो जानिए। जो निरंतर ज्ञान का प्रकाश दे रहा है भारत, ये और ये दोनों शब्द वैदिक शब्द हैं। ये मैंने जब इस किताब में पढ़ी अपने एक मित्र की, ये ईशावास्योपनिषद में दूसरा तीसरा मंत्र है रता है, और गीता में भी रत शब्द भी है और भा है। तो इन अक्षरों का अर्थ जब समझ में आ जाएगा, और आप वाकई में हमारे आप सबके कुल परिवार में, सबके कुल परिवार में केशव का बहुत प्रभाव है, बहुत अधिक प्रभाव है। कैसे? केशव भगवान कृष्ण तो है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, ठीक है ना। और फिर मुझे कहते हुए बड़ा गदगद होता हूँ मैं, आज गड़बड़ होंगे, कुछ नहीं होंगे, मैं नहीं जानता। ये डॉक्टर और बड़ा डॉक्टर, और 1925 में कहता है इस देश को करने के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा, और कहता है आओ जरा यहाँ खेलते हैं, पर डे केवल खेलते हैं। क्या खेलना है वो खेल डेवलप करते रहना यार, कबड्डी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और खेलेंगे, बात करेंगे, फिर चले जाना, कोई बात नहीं। आज वो संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और उसमें एक नहीं सैकड़ों, वो केशव बलिराम हेडगेवार, और फिर तीसरा एक केशव केशन अस करी जस अरिहू न कराएं, चंद्र वदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाएं। कमाल का है। तो केशव महाकवि केशवदास। और जो चौथा केशव है वो हमारे आपके सबके घर में, किसी के दादा का नाम है, किसी के बाबा का नाम है, किसी के महाबाबा का, किसी की बेटी का नाम है, और किसी का स्वयं का नाम है। तो उन्होंने कहा केशव कहीं न जाए का कहिए, शून्य भीति पर चित्र लिखत है, तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति, दुख पाई यहीं तरेरे। जाने दीजिए, ये ईश्वर की ऐसी कृपा है, ये भारत भूमि ऐसी है, क्या आप मानती हैं उसको? और कहाँ से नॉलेज आता है, कैसे आता है, कैसे लिख दिया और कैसा अर्थ चाहेंगे? डॉक्टर साहब आप बताइए, श्रीमद् भागवत पढ़ाई तो नहीं जाती, क्लास में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। श्रीमद् भागवत हर साल करोड़ों लोग सुनते हैं, और हर व्यक्ति भारत का जो सनातन में है वो सोचता है एक बार सुन ले, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। हमारे एक मित्र कहा करते थे कि देखो ब्राह्मणों ने एक बड़ा सत्यानाश किया यार। हमने कहा क्या? कहा अर्थ जानते ही नहीं, सब उल्टा सीधा कर दिया।
कहा हाँ बात तो सही है, अर्थ काफ़ी कुछ नहीं जाने, वेद मंत्रों के अर्थ कैसे जान सकते हैं सब, और 1000 साल की गुलामी ये और मारपीट करके और ये कर दिया और संरक्षण नहीं हुआ तो गड़बड़ किया। तुमने कहा नहीं लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा इतना बड़ा काम किया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जो अरबों खरबों डॉलर ट्रिलियन डॉलर खर्च करके नहीं कर सकते, वो कर दिया ब्राह्मणों ने। कहा क्या? कहा उसको हजारों पीढ़ियों से याद करके रखे रहे, मौलिक नहीं बिगाड़ा, उसकी मौलिकता मूल। अरे मूल तो ये जो संस्कृत ग्रंथ है ठीक है, ये हमें नहीं समझ में आया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम विद्या पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्टा, लेकिन याद तो है। हमको ये नहीं समझ आया अणो अणीयन महतो महीयन, नहीं समझ में आया गीता का मंत्र। जितने दुनिया में महारथी होंगे सब गीता पढ़ते हैं, अर्थ अलग अलग रहता है। गांधी ने कहा कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, मरने के पहले कुछ याद रहना चाहिए यार, बीमार हो जाऊं तो याद नहीं रहेगा। अब गांधी महामानव जैसे तो थे, दुनिया में परेशान करती थी उनको। कहा यार मुझे समझ आया गीता सबसे सस्ता है, सरल है, 700 श्लोक है, इतना याद कर लूंगा। उसने अपने बाथरूम में लिख रखा था गीता, जहां मंजन करते थे उस जगह लिख दिया याद हो जाए। और पंडित मदन मोहन मालवीय को महाराज कह के दंडवत करते थे, विनोबा भावे के पास पढ़ने जाया करते थे, आचार्य विनोबा भावे। गांधी कभी आचार्य नहीं कहलाए, बाद में लोगों ने सम्मान दिया, महात्मा कहा और ये कहा सब कहा। तो मेरा ये कहना है इस देश में एक से एक, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता जो है ना उपनिषद जैसी है वो, और उपनिषद से ली गई है। मैं किसी बार आपको उपनिषदों के मंत्र और कविता दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप, मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई आदमी, इन्हें पंडित राम लखन शुक्ल ने 28 किताबें लिखी हैं और मेरे कहने से इन्हें उपनिषदों का हिंदी पद्यानुवाद किया है और वेद की कुछ ऋचाओं का, एक आध दो तीन मेरे साथी हैं जिन्हें ऐसा किया है। मुझे लगता है कि वेदों पर नया अनुसंधान, उपनिषदों पर नया अनुसंधान, योग पर महाअनुसंधान। योग के तो विश्वविद्यालय की चर्चा चल रही है, 10, 20, 50 बननी चाहिए, 100 बननी चाहिए, और योग की सैकड़ों शाखाएं हैं। मैंने बनवाया, पाठ्यक्रम बनवाया विश्वविद्यालय लेवल पर, रिसर्च कराया खूब, और बड़े बड़े लोगों के साथ। डॉक्टर नागेंद्र मेरे डिपार्टमेंट में आते थे, जो नासा के वैज्ञानिक रहे हैं, और आजकल यश व्यासा, मतलब स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक वो इंस्टीट्यूट है योग का संस्थान है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके वो चांसलर हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी में आया करते थे, बैठते थे जहाँ हम लोग योग कराया करते थे, और मुझे गौरव है उनको 2-4 बार सुनने का, उनसे मिलने का। ऐसे और तमाम सारे लोग हैं। आप सोचिए बाबा रामदेव ने कैसे चैलेंज करके कहा भाई करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। आपको प्राणायाम बायोलॉजी तो करनी पड़ेगी, आपको ये जो कपालभाति है ना, करके प्राणायाम की बायोलॉजी, इस कपालभाति बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट तो डॉक्टर साहब आप लोगों को करना पड़ेगा, हमारे पास नहीं पता है। लेकिन ये जब करेंगे तो हम साथ में पूरी दुनिया को जीतेंगे, इतना पक्का है। ये गारंटी मैं देता हूं कि आप यहां से ले लीजिए, रीवा मेडिकल कॉलेज छोटा सा हम कहेंगे, और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का है वो क्या कहते हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स लंदन, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स लंदन है। कहते हैं कोलैबोरेशन करिए ना, और देखिए वहाँ क्या रिसर्च कर रहे हैं, सब गूगल बता देगा, गूगल कक्का जिंदाबाद, सब बताएगा। और फिर योग को फिट कर दीजिए, देख लीजिए दौड़ के आगे ना निकल जाते हो। शंकराचार्य ने यही किया था, केरल के छोटे से गांव से निकले और कहा देखो भाई मैं सत्य कह रहा हूँ, ये समझ लीजिए और चर्चा कर लीजिए, झूठ बोलूँ तो मुझे जलती आग में फेंक दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा जलती चिता में, लेकिन सच बोलूं तो मान लीजिए। लोगों ने कहा सच स्वीकार है, और स्वीकार हुआ। और जगतगुरु शंकराचार्य 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जो चमत्कार किया है ना, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। या मैंने एक बार एक संस्कृत के महापंडित से, महाकवि थे वो हैं जिन्हें, बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वाइस चांसलर थे, उन्हें पूछा आप जरा शंकराचार्य की, कालिदास की कविता के बारे में कुछ बताइए। कहा कविता, कालिदास की कविता बहुत अच्छी कविता है,
लेकिन शंकराचार्य की कविता कोटि कोटि कालिदास बार जाएं शंकराचार्य पर। अब बताइए इसका कोई शब्द है? देव सुरेश्वर भगवती गंगे त्रिभुवन तारिन तरल तरंगे। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति डांस कर रही है, नेचर इट सेल्फ इज डांसिंग। जिस देश में गंगा जल हो, जिस देश में हिमालय हो, जिस देश के चरण समुद्र पखाड़ रहा है, सागर चरण पखारे गंगा नीर, जिस देश में वेसन घाट है, ईस्टर्न घाट है और गंगा सागर है। कुछ गलतियां हुई हैं, कभी बात करेंगे, है ना। देश हमारा टूटा है, लेकिन भारत कभी गुलाम नहीं रहा। ये जिंदा है, जिंदा रहेगा। विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है सारी धरती की, और मैं आपको इतने कह रहा हूं, ये हमेशा बढ़ती चली जाएगी। जो भी संकट के बादल आएंगे वो छट जाएंगे अपने आप, और कोई ना कोई आकर के, और जनता खड़ी हो जाती है साथ में। भारत की जनता खड़ी हो जाती है। वो तो राम राज्य की इच्छुक है, तब तो 500 वर्ष पुराना इतिहास, मुकदमा भी वो ठीक कर लेती है, वो बना भी लेते हैं। लोगों ने हमारे पुस्तकालय जलाए, हमारी लाइब्रेरी जलाई, हमारा विश्वविद्यालय आग लगा दिया, और वो सैकड़ों थे, एक दो नहीं थे। हम नालंदा तक्षशिला को जानते हैं। हमारा देश बांटा, एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार। पश्चाताप करते हैं, वो सड़ रहे हैं और भारत बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा कहा, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपने अवसर दिया। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर शैलेंद्र सो सच तो सच में हमारे बीच वरिष्ठ शिक्षाविद, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर श्रीयुत श्रीनिवास मिश्र जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। सारे दर्शकों को, सब श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम, हरिओम। कोई गलती होगी जरूर क्षमा करिएगा और मुझसे संपर्क करिएगा। नमस्कार। सच तो सच में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।